हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 34। वंश ने अपनी आवाज बदलकर नवीन से बात की और कहा, मैं गौरी बोल रही हूँ। अनजान नंबर से एक लड़की की आवाज सुनकर नवीन ने कहा, गौरी कौन? अरे अंकल, गौरी, इंदौर में जिसकी कल मुन्ना के साथ सगाई है, आप भूल गए क्या? वंश उसी अंदाज में बोला। कहाँ बेचारी निशी हैरानी से मुंह फाड़े वंश को देखे जा रही थी। ओ हाँ, याद आया, कांग्रेचुलेशन बेटा, नवीन ने कहा। आपका कांग्रेचुलेशन मैं तब लूंगी जब निशी मेरी सगाई में आएगी, वंश ने कहा। निशी को लाने की बात सुनकर नवीन ने कहा, निशी की क्लासेस चल रही है बेटा, वो नहीं आ पाएगी, मैं और मेघना आ जाएंगे। लगता है आप लोग मेरी और मुन्ना की सगाई से खुश नहीं हैं, इसीलिए आप निशी को साथ लेकर नहीं आ रहे। निशी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी सगाई में आएगी, अगर वो नहीं आएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, वंश ने रुआंसा होकर कहा। नवीन उलझन में पड़ गया। निशी ने सीरीज में काम करने को लेकर जो फैसला किया था, उसकी वजह से नवीन निशी से नाराज था और इसलिए उसने निशी को इंदौर चलने से भी मना कर दिया। वहीं वंश पर भी उसे थोड़ा गुस्सा था। नवीन को खामोश देखकर वंश ने कहा, लगता है आपका जवाब ना है। कोई बात नहीं अंकल, मैं सारिका आंटी से कह देती हूँ कि मुझे ये सगाई नहीं करनी। सारिका का नाम सुनकर नवीन ने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मैं निशी से बात करूंगा। ओ अंकल, आप कितने अच्छे हैं, मैं इंतजार करूंगी, वंश ने खुश होकर कहा। ठीक है, नवीन ने कहा और फोन काट दिया। नवीन इस वक्त अपने ऑफिस में था। आज शाम उसे मेघना के साथ इंदौर के लिए निकलना था। उसने अपना फोन उठाया और तत्काल में ट्रेन के 2 टिकट्स और बुक करने को कहा। एक टिकट निशी के लिए था, लेकिन ये दूसरा टिकट किसके लिए था, ये तो बस नवीन ही जानता था। नवीन की हाँ सुनकर वंश खुशी से निशी की तरफ पलटा और कहा, तुम्हारे डैड मान गए, अब तुम भी मुन्ना और गौरी की सगाई में इंदौर आ सकती हो। निशी कुछ कहती इससे पहले ही अमितेश वहां आया और वंश के हाथ से अपना फोन छीनते हुए कहा, हाँ, कितने टोपीबाज हो तुमने लड़की की आवाज में किसे बेवकूफ बनाया है? इसके इसके डैड को। और मैंने कोई बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने बस इनकी मदद की है, वंश ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारी तो मदद भी अजीब है। खैर, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं और आई रिक्वेस्ट यू अपने मेल्स चेक करते रहना, अमितेश ने वंश से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आप मुझे व्हाट्सएप भी तो कर सकते हैं ना, फिर ये बार बार मेल क्यों करते हैं, वंश ने कहा। प्रोफेशनल नाम की भी कोई चीज होती है वंश, डोंट वरी, धीरे धीरे सीख जाओगे। और हाँ, मैंने नेक्स्ट शूटिंग की डिटेल्स और सीन मेल किए हैं, प्लीज चेक कर लेना, अमितेश ने वहां से जाते हुए कहा। हाँ, इस आदमी का बस चले तो ये आज ही पूरी सीरीज शूट कर ले। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम इंदौर आ रही हो ना, वंश ने निशी की तरफ पलट कर कहा। तुमने डैड से गौरी बनकर बात तो कर ली, पर क्या डैड इसके लिए तैयार होंगे, निशी ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम इतना मत सोचो, अगर वो मना कर भी दे तो कल सुबह मेरे साथ फ्लाइट से चल सकती हो, वंश ने निशी के साथ चलते हुए कहा। मैं डैड के खिलाफ नहीं जा सकती, निशी ने कहा। वंश चलते चलते रुका और निशी की तरफ पलट कर कहा, वाई? कभी कभी अपनी खुशी के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। एंड तुम बताओ, क्या तुम सच में इंदौर आना चाहती हो? मैं आना चाहती हूँ, इनफैक्ट मुझे मुन्ना भैया और गौरी की सगाई देखनी है, लेकिन डैड, निशी ने मायूसी से कहा। तो फिर इतना मत सोचो, मुझे नहीं लगता नवीन अंकल इतने हार्ड हैं कि गौरी की रिक्वेस्ट सुनकर मना कर दे। अब चलें, वंश ने कहा। लेकिन मेरे पास सगाई में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, निशी ने कहा। ये तुम्हारा नहीं, इस दुनिया की हर लड़की का मसला है। जब भी उन्हें कहीं जाना होता है, उनके पास पहनने को कपड़े ही नहीं होते, वंश ने मुंह बनाकर कहा। तो निशी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने इंदौर चलने की बात की है ना, तो अब तुम ही कपड़े खरीदने में मेरी मदद करोगे, चलो। निशी वंश की बाह पकड़कर आगे बढ़ गई। अरे लेकिन मुझे काम है,
वंश ने निशी के साथ आते हुए कहा। आई नो वो उबली हुई मैगी खाने और वीडियो गेम खेलने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। वैसे भी तुम कल सुबह जाने वाले हो तो अपनी पैकिंग रात में कर सकते हो। अब चलो, निशी ने कहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? वंश ने हैरानी से कहा, क्योंकि यहां से घर जाने के बाद उसका प्लान मैगी बनाना और नई वीडियो गेम खेलना ही था। इतना तो जानने लगी हूं तुम्हें, निशी ने वंश की तरफ पलट कर कहा। ठीक है, चलते हैं। निशी, अबे ओ, देख के चलना। निशी ने जैसे ही वंश की तरफ देखा, वंश ने देखा एक बाइक वाला तेजी से निशी के बगल से निकला। निशी को टक्कर लगती इससे पहले ही वंश ने निशी को अपनी बाहों में खींच लिया और बाइक वाले पर चिल्लाया। निशी घबराई हुई से वंश को देखने लगी। उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देखकर निशी को मन ही मन अच्छा लग रहा था। वंश ने देखा बाइक वाला वहां से जा चुका है तो उसने अपने सीने से लगी निशी को देखकर कहा, तुम ठीक हो ना? निशी ने कहा। चलो चलते हैं, वंश ने कहा और निशी के साथ आगे बढ़ गया। वंश ने देखा निशी सड़क के किनारे ही चल रही है तो उसने निशी को अपनी साइड किया और खुद उसकी साइड चला आया। निशी ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने कहा, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा मेरे बिना। वंश की बात सुनकर निशी एकटक वंश को देखने लगी। जिस वंश से वह सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती थी, उसकी बातों ने उसके मन में प्रेम के अंकुर फिर से फोड़ने शुरू कर दिए। बनारस। सुबह से चली बस दोपहर में एक बढ़िया ढाबे पर रुकवाई गई ताकि सब खाना खा सके। मुरारी ने सबके खाने का इंतजाम करवाया। सभी अपने अपने हिसाब से बैठकर खाना ऑर्डर करने लगे। मुन्ना ने देखा उसके पापा ये सब में परेशान हो रहे हैं तो वह उनके पास आया और कहा, पापा आप खाना खाइए, बाकी सब हम देख लेते हैं। अरे काहे, तुम मस्त रहो, तुम्हारी सगाई है, तुमसे काम करवाएंगे का? हाँ, मुरारी ने कहा। पापा सगाई कल है, आज तो काम कर सकते हैं ना हम, आप बैठिए खाना खाइए, मुन्ना ने कहा। मुन्ना सही कह रहा है मुरारी, तुम तो मतलब अभी से इतने जिम्मेदार बन गए हो। चलो आओ मुन्ना, तुम भी चलकर खाना खाओ, जिसको जो चाहिए होगा वो सब अपने हिसाब से ले लेंगे, शिवम ने कहा। मुन्ना वहां से अंजलि की तरफ चला आया जो कि अकेले बैठी थी। अंजलि को उदास देखकर मुन्ना ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? हम कुछ ऑर्डर कर दे तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाओगी? हमारा मन नहीं है मुन्ना भैया, अंजलि ने मायूसी से कहा। और तुम्हारा मन क्यों नहीं है? मुन्ना ने कहा। मैं वंश भैया को मिस कर रही हूँ, वो यहाँ होते तो कितना मजा आता, लेकिन वो तो अब मुंबई वाले हो गए हैं। पता है मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने, अंजलि ने मुंह बनाकर कहा। तो इसलिए तुम उदास हो? वैसे याद तो हमें भी आ रही है, लेकिन उसका काम भी तो जरूरी है ना अंजलि। और वैसे भी कल सुबह वो इंदौर आएगा, तब हम दोनों जमकर उसकी क्लास लगाएंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी गुड़िया का मैसेज इग्नोर करने की? मुन्ना ने अंजलि को बहलाते हुए कहा। पक्का आप वंश भैया को डांटेंगे ना? अंजलि ने कहा। हाँ पक्का, आप कुछ ऑर्डर कर दें, हमें सच में बहुत भूख लगी है, मुन्ना ने कहा। तो अंजलि हंस पड़ी और हामी में गर्दन हिलाती। सभी हंसते बातें करते खाना खा रहे थे। मुरारी ने देखा सब ठीक है तो वह भी शिवम और राधिका के पति के साथ खाना खाने आ बैठा। मुरारी ने अपनी प्लेट में खाना परोसा। बेचारे ने जैसे ही एक निवाला तोड़कर खाया, फूफा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुरारी ने पलट कर देखा तो पाया कि फूफा जी किसी बात को लेकर वेटर पर भड़क रहे हैं। शिवम भैया आप लोग शुरू करो, हम जरा आते हैं, कहते हुए मुरारी उठा और फूफा जी की तरफ बढ़ गया। शिवम और उसके जीजाजी बैठकर खाना खाने लगे। अरे काहे हुआ, काहे बेचारे की रेल बनाए हुए हैं आप? मुरारी ने आकर फूफा जी से कहा। इनसे पूछो खाने के नाम पर जो लूट रहे हैं। हम रोटी और चावल के साथ खोया पनीर ऑर्डर किए रहे, पर जे तरी माँ बस 4 टुकड़े पनीर के डाल के परोस दिए। अरे जब पैसा खोया पनीर का ले रहे हैं तो खाली पनीर कहाँ है, खोया कहाँ है, खुद खा लिए हो, फूफा जी ने भड़कते हुए कहा। मुरारी ने सुना तो बेचारा कभी वेटर को देखता तो कभी फूफा जी को। मुरारी को चुप देखकर वेटर ने कहा,
सर इन्होंने जो ऑर्डर किया मैं वही लेकर आया हूं। का वही लेकर आए हो? मुरारी, हमको यहां नहीं खाना, हम जा रहे हैं, फूफा जी ने कहा। तो का ताज होटल से खाना मंगवाए हैं आपके लिए? हमको ये समझ नहीं आ रहा, साला जब बिल हमको भरना है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ काहे उठ रहे हैं? जिंदगी मट्ठा वाले आलू खाकर गुजरी और यहाँ इनको चाहिए पनीर, वो भी खोया पनीर। अरे जब कुछ पता नहीं है तो ऑर्डर काहे करते हैं? पर नहीं, बिल फटे धोबिया पे तो बाबूलाल काहे ना खाए जलेबी। अरे हमरे फूफा नहीं ना होते तो अभी पटक के पेल देते तुमको, पर बड़े हो ये इज्जत कर रहे हैं। कहा है कि बुआ अमाई है सीधी, पर तुम ठहरे साले कलेशी, वो करे बिना चैन का कहाँ आएगा? अरे नहीं है खोया पनीर, पनीर में खोया नहीं है तो क्या हुआ? कश्मीरी बिरयानी में कश्मीर देखे हो कभी? पनीर नहीं, तुम कद्दू का साग खाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए। मुरारी, हम जा रहे हैं, फूफा जी ने मुरारी की बाह पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। तो मुरारी अपने ख्यालों से बाहर आया। अभी कुछ देर पहले उसने जो कहा वो बस अपने मन में कहा था, वरना उसकी इतनी हिम्मत कहां कि वह अपने ही फूफा को ये सब कह सके। मुरारी, हम यहां से जा रहे हैं, फूफा जी ने एक बार फिर कहा। तो मुरारी ने कहा, अरे आपका म्युनिसिपालिटी के नल का पानी है जो जा रहे हैं? बैठिए ना, हम करते हैं कुछ बंदोबस्त। एक काम कीजिए, आप कुछ और ऑर्डर कर दीजिए, बिल की चिंता मत कीजिए, हम वो दे देंगे। मुरारी, तुम का हमको पैसे का घमंड दिखा रहे हो? अरे जाओ, नहीं खाते तुम्हारे पैसों से खोया पनीर, हमारे पैसे का, हमके पास का पैसे की कमी है, हम वो खुद से खा लेंगे, फूफा जी ने भड़कते हुए कहा। अब यहां आकर मुरारी थोड़ा किलस गया और कहा, ऐसा है ना तो फिर एक काम करो, अपने ही पैसों से ऑर्डर करके खाओ। ए बबुआ, एक तो काम करो, जो खोया पनीर का प्लेट वहां धर दो हमारी टेबल पर। ठीक है सर, कहते हुए वेटर ने जैसे ही प्लेट उठाई, फूफा जी लाइन पर आ गए और कहा, अरे लेकिन मुरारी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं फूफा, बउआ एक काम और करो, फूफा जी के खाते से एक दम बिरयानी भी लगाओ और इनके खाने का बिल जो खुद देंगे, कहकर मुरारी वहां से चला गया। बेचारे फूफा जी मुंह लटकाए उसे देखते ही रह गए। वे बढ़िया दावत उड़ाने वाले थे और कहा मुरारी ने उन्हें दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है मुरारी, सब ठीक है ना? शिवम ने मुरारी से पूछा। अरे कुछ नहीं भैया, वो फूफा का जरा पेट खराब है और वेटर ने उनको पनीर परोस दिया, तो बस इसी बात पर थोड़ा परेशान हो रहे थे। हमने दाल रोटी ऑर्डर करवा दी है उनके लिए, आप खाइए, मुरारी ने असल बात छुपा कर कहा और खाना खाने लगा। इंदौर गौरी का घर के हॉल में बैठी गौरी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और काशी उसके पैरों पर मीठा पानी लगा रही थी, जिससे मेहंदी और गहरी रचे। नंदिता और उनकी माँ कमरे में थी। जय भी हॉल में बैठकर बहुत ध्यान से गौरी की मेहंदी को देख रहा था। बीच बीच में गौरी उसे पानी पिलाने और स्नैक्स खिलाने के लिए कहती तो खुशी खुशी उसे वह वो भी खिला रहा था। बिना कोई बहस और बिना कोई झगड़ा किए जय उसकी खातिरदारी कर रहा था। गौरी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था और ये देखकर वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। गौरी, पैरों का हो गया, हाथों पर सूखने की बात लगाएंगे। काशी ने मीठे पानी की कटोरी को टेबल पर रखा और गौरी के बगल में पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। डोंट वरी काशी, जब तुम्हारी शादी होगी तब मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगी, गौरी ने कहा। वो तो करना ही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि तब तुम मेरी भाभी के रूप में ये सब करोगी, काशी ने कहा। तो गौरी की आंखों के सामने मुन्ना का चेहरा आने लगा और वह मुस्कुरा उठी। क्या बात है, अभी से जीजाजी से मिलने की खुशी तुम्हारी आंखों में झलक रही है गौरी, रितु ने प्रिया के साथ अंदर आते हुए कहा, जिसके हाथ में पिज्जा के कुछ डिब्बे थे। खुशी तो होगी ही, आफ्टर ऑल कल गौरी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, क्यों गौरी, प्रिया ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जय ने पिज्जा देखा तो उठकर रितु के पास आया और कहा, ये किसके लिए है? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, रितु ने जय को घूरते हुए कहा। जय ने मुंह बनाया और वहां से जाने लगा तो काशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और एक डिब्बा जय की तरफ बढ़ाकर कहा, जय ये तुम खा लो। जय मुस्कुराया और कहा, इसीलिए मैं आपको इतना ज्यादा पसंद करता हूं काशी दी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। काशी ने सुना तो मुस्कुरा दी और जय अपना पिज्जा लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। और हाँ, इतने दिन आपको इस कहानी की पार्ट ना देने के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहूंगी।
पर हालात कुछ ऐसे थे कि ना तो मैं इस कहानी को लिख पा रही थी, ना ही सुना पा रही थी। बीते कुछ दिन काफ़ी परेशानी भरे थे, उदासी भरे थे और बहुत ही निराशा भरे थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पर मैंने अपने परिवारजनों में से 2 लोगों को खोया है। और किसी को खोने का जो दर्द है वो आप लोग समझ सकते हैं, और माहौल भी आप लोग समझ सकते हैं। और ऐसे माहौल में लिखना और रिकॉर्डिंग करना मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार ख्याल है या फिर मुश्किल ख्याल है। बाकी जो लोग कमेंट सेक्शन में फिजल बातें करते हैं उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि अगर आपको ये करके खुशी मिलती है तो खुश रहिए। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ।